उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5 यानी जीएस पेपर 5 के लिए हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम की पहली इकाई का पहला अध्याय उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर का शुरुआती हिस्सा देखेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कोई मामूली कहानी नहीं है। ये उतना ही पुराना है जितनी की खुद मानव सभ्यता। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है। हाँ, ये एक जीती जागती सांस्कृतिक कहानी है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ही यही रही है कि अलग-अलग धर्मों और सोच के लोग हमेशा से एक दूसरे के साथ शांति से रहते आए हैं। शायद इसीलिए इसे भारत का हृदय भी कहा गया है। हो सकता है। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। ये पता लगाएंगे कि गंगा यमुना के मैदानों की इसी उपजाऊ जमीन ने एक शिकारी संग्राहक इंसान को पहले किसान, फिर कारीगर और आखिर में एक शहरी नागरिक बनने में कैसे मदद की। और ये सफर पत्थरों से शुरू होकर रथ और तलवारों तक कैसे पहुंचा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, ये भूमि हमेशा से चेतना का केंद्र रही है। धर्म, दर्शन से लेकर कला, संस्कृति तक हर चीज यहाँ फली फूली है। जी। तो आज हम इसी कहानी की शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, उस दौर से जब इंसान ने पहली बार इस जमीन पर अपने होने के निशान छोड़े, पत्थरों के औजारों से धातु तक का लंबा सफर तय किया और गंगा यमुना के दुआब में एक शानदार सभ्यता की नींव रखी। तो चलिए फिर समय में पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि जब उत्तर प्रदेश था ही नहीं, बल्कि बस एक जमीन का टुकड़ा था जहां इंसान पहली बार अपने होने के निशान छोड़ रहा था। जी। हमारी चर्चा का पहला पड़ाव है उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले आता है पुरापाषाण युग यानी पैलियोलिथिक पीरियड। अच्छा। इसका जो समय है वो लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। 25 लाख साल मतलब बहुत ही लंबा दौर। बहुत लंबा। और इस दौर के इंसान की जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। वो शिकारी था, कंदमूल इकट्ठा करके गुजारा करता था, छोटे छोटे समूहों में रहता था। और हथियार कैसे थे? उसके हथियार थे पत्थर की हाथ कुल्हाड़ी, चॉपर और फ्लेक्स। मतलब उसकी पूरी जिंदगी प्रकृति पर ही निर्भर थी। तो इस लंबे दौर के सबूत उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? स्रोत सामग्री में सबसे पहला और सबसे अहम नाम तो बेलन घाटी मिर्जापुर का है। हाँ, बेलन घाटी पुरातात्विक नजरिए से एक खजाना है। राइट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा ने इसकी खोज की थी। जी। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमें पुरापाषाण काल के तीनों चरण यानी निम्न, मध्य और ऊपरी तीनों के संस्कृतियों के सबूत एक ही जगह पर, एक के ऊपर एक क्रम में मिलते हैं। अच्छा, एक ही जगह पर? जी। ये चीज मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है कि यहाँ सांस्कृतिक निरंतरता दिखती है। और यहाँ से मिला क्या-क्या है? मतलब औजार या कुछ और? यहाँ से क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने औजार मिले हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो खोज है वो है हड्डी से बनी कलाकृतियां। खास तौर पर लोहदा नाला साइट से मिली मातृ देवी की मूर्ति। हड्डी की मूर्ति उस जमाने में? जी, सोचिए, उस दौर में इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि कला और आस्था को भी गढ़ रहा था। ये भारत में हड्डी से बनी मातृ देवी की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी उर्वरता या शक्ति की पूजा का कोई रूप मौजूद रहा होगा। यही संकेत मिलता है। आपने लोहदा नाला का जिक्र किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा और कौन सी जगह हैं जहां पुरापाषाण काल के निशान मिले हैं? बेलन घाटी के अलावा अगर हम आसपास के इलाकों को देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है, जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर और लखनियादी है। यहाँ की गुफाओं में हमें शैल चित्र मिले हैं। रॉक पेंटिंग्स? हाँ, रॉक पेंटिंग्स। ये शैल चित्र बड़े दिलचस्प होते हैं, है ना? ये हमें उस समय के इंसान के दिमाग में झांकने का एक मौका देते हैं। इन चित्रों में क्या दिखता है? इन चित्रों में जानवरों के झुंड, इंसानों की आकृतियां, शिकार के दृश्य। हाँ, नाचते हुए लोग और समूह में जीवन बिताने के सबूत मिलते हैं। ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि उस जमाने का एक तरह का सोशल मीडिया था, जहां वे अपने जीवन की तस्वीरें साझा कर रहे थे। सही कहा। वो हमें बता रहे थे कि उनकी दुनिया कैसी थी। इस सूची में सुहागी घाट गोरखपुर का भी नाम है। ये कैसे अलग है? सुहागी घाट थोड़ा आगे की कहानी बताता है। यहाँ से हमें सोहगोरा ताम्र पट्टिका यानी कॉपर प्लैक मिली है। ताम्र पट्टिका? जी, जो शायद भारत की सबसे पुरानी लिखित पट्टिकाओं में से एक है।
इस पर अकाल मतलब फैमिन के समय राहत पहुंचाने का एक आदेश लिखा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक शुरुआती प्रशासनिक समझ विकसित हो रही थी। बिल्कुल, कि राजा या मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल समय में अपनी प्रजा का ध्यान रखे। और सूची के आखिर में चकिया, वाराणसी और सिंगरौली घाटी का जिक्र है। हाँ, इन जगहों से हमें निम्न और मध्य पुरापाषाण काल के औजार मिलते हैं जो वही शिकारी संग्राहक जीवन शैली की पुष्टि करते हैं। ये स्थल हमें ये समझने में मदद करते हैं कि इंसान ने अपने शुरुआती तकनीकी आविष्कार कैसे किए। तो पुरापाषाण का मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन फिर प्रकृति बदली, जलवायु में बदलाव आया। यहीं से मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक पीरियड की कहानी शुरू होती है। अब औजार छोटे हो गए और जीने के तरीके ज्यादा स्मार्ट, है ना? बिल्कुल, अब इंसान बड़े पत्थरों की जगह छोटे, नुकीले और ज्यादा कारगर औजार बना रहा था, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स। जी, और इसी दौर में हमें दफनाने की प्रथा और जानवरों को पालतू बनाने के शुरुआती सबूत भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका सबसे शानदार उदाहरण है सराय नाहर राय, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का ये इलाका तो लगता है मध्य पाषाण काल का एक तरह से हॉटस्पॉट रहा है। सराय नाहर राय से क्या खास मिला? यहाँ से तीर कमान और माइक्रोलिथ्स तो मिले ही हैं, लेकिन सबसे खास बात है यहाँ मिली 14 कब्र। बरियल्स? 14 कब्र। हाँ, और इन सभी में शवों का सिर पश्चिम की तरफ था, जो किसी खास रिचुअल की ओर इशारा करता है। यहाँ 8 चूडरे भी मिले हैं, जो सामुदायिक रसोई का संकेत देते हैं। और मैंने पढ़ा है कि यहाँ से युद्ध के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। आपने सही पढ़ा है, कुछ कंकालों पर चोट के निशान मिले हैं, जिन्हें युद्ध का सबसे पुराना पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है। मतलब समाज में अब संघर्ष भी शुरू हो गया था। प्रतापगढ़ में ही दमदमा और महादाह का भी जिक्र है। हाँ, और ये दोनों स्थल कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। दमदमा से हमें पशुपालन के साफ सबूत मिलते हैं। मवेशी, बकरी, हिरण की हड्डियां मिली हैं। अच्छा। यहाँ से हड्डी और सींग के बने औजार, गहने और 41 मृतक कलश भी मिले हैं। ये दिखाता है कि समाज में अब शायद हैसियत का फर्क भी आने लगा था। और महादाह से स्थायी झोपड़ियों के निशान मिले हैं। मतलब इंसान अब सिर्फ घूम नहीं रहा था, बल्कि एक जगह टिककर रहना भी सीख रहा था। और मिर्जापुर का लेखाइया और प्रयागराज का चौपानी मांडो। लिखाइया से मिली 17 कब्रों में कंकालों के साथ सामान भी दफनाया गया है, जो शायद आफ्टर लाइफ या परलोक की किसी धारणा को दिखाता है। दिलचस्प है। और चौपानी मांडो से हमें झोपड़ियों के साथ साथ दुनिया में मिट्टी के बर्तनों के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक मिला है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मिट्टी के बर्तन, मतलब अब कृषि क्रांति ज्यादा दूर नहीं थी। यहीं से हम नवपाषाण युग में प्रवेश करते हैं। ये वो दौर था जिसने इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सही कहा। इसका समय लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का है। इस युग की पहचान है स्थायी कृषि, एक जगह बसकर गांव बनाना, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। जी, उत्तर प्रदेश इस क्रांति का एक बहुत बड़ा गवाह रहा है। और इसके सबसे बड़े सबूत कहाँ से मिलते हैं? इसमें 3 नाम बेहद महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा के लिए इन पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला, कोल्डी हवा, प्रयागराज। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के धान यानी चावल की खेती के दुनिया के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। 7000 ईसा पूर्व। दूसरा है महागढ़ा, प्रयागराज, जहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के सबूत एक साथ मिलते हैं। लेकिन तीसरा स्थल लहुरा देवा, संत कबीरनगर, सबसे क्रांतिकारी है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो इसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण बना देता है। 9000 ईसा पूर्व। ये सोचना ही कमाल है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान शिकार कर रहा था, तब गंगा के मैदानों में चावल उगाया जा रहा था। बिल्कुल। पत्थर के बाद इंसान ने धातु की खोज की और यहीं से ताम्रपाषाण युग यानी चाल्कोलिथिक पीरियड शुरू हुआ। जी, लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का यह दौर। जैसा नाम से ही जाहिर है, अब तांबे और पत्थर दोनों के औजार इस्तेमाल हो रहे थे। अच्छा। कृषि और विकसित हो चुकी थी, व्यापार शुरू हो गया था और समाज ज्यादा संगठित हो गया था। इस दौर की एक खास पहचान है गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन्हें ओसीपी यानी ऑकर कलर्ड पॉटरी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके केंद्र कौन से थे? उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और अहिछत्र इसके बड़े केंद्र थे। तो हमने प्रागैतिहासिक काल के अलग अलग पड़ावों को देखा।
अगर इन सबको जोड़कर देखें तो बेलन घाटी का क्या ऐतिहासिक महत्व निकल कर आता है? बेलन घाटी का महत्व कई परतों में है। पहली और सबसे बड़ी बात है सांस्कृतिक निरंतरता, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। मतलब एक के बाद एक संस्कृतियों का विकास। जी, यहाँ हमें पुरा पाषाण से लेकर लौह युग तक मानव सभ्यता के विकास का हर चरण बिना किसी ब्रेक के मिलता है। दूसरा, जैसा हमने कोल्डी हवा के जरिए देखा, ये हमें भारत में कृषि की शुरुआत के सबसे पुराने सबूत देती है। और तीसरा, यहाँ से मिले अनगिनत औजार, मिट्टी के बर्तन और हड्डियां हमें उस युग के जीवन को समझने की एक खिड़की देते हैं। और चौथा, यहाँ मिले आवासीय और दफन स्थल जैसे चौपानी मांडो और दमदमा हमें बताते हैं कि मानव समाज कैसे विकसित हो रहा था। तो पत्थर के औजारों से तांबे के औजारों तक का ये जो सफर है, ये रातों रात तो नहीं होगा। आपकी स्रोत सामग्री में एक तालिका है जो इस बदलाव के दौर को, यानी प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक युग के संक्रमण को दर्शाती है। जी, ये संक्रमण काल सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे दिलचस्प बिंदु मुझे सामाजिक श्रेणीकरण का लगा। क्या इसका मतलब है कि समाज में अब अमीर, गरीब या शासक शासित का भेद शुरू हो गया था? बिल्कुल। इसी दौर में आधुनिक समाज की नींव पड़ी। कृषि के कारण स्थायी बस्तियां बनी, जैसे लहुरा देवा में। उन्नत मिट्टी के बर्तन, जैसे सरेठी में मिले पेंटेड ग्रेवेयर, दिखाते हैं कि अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सुंदरता पर भी ध्यान दिया जा रहा था। और धातु के औजारों ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। खेती और युद्ध दोनों को बदल दिया। और जैसा आपने कहा, सामाजिक श्रेणीकरण, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें आगे चलकर सनौली में मिलता है, जहां कुछ कब्रों से रथ, तलवारें और ढालें मिली। अच्छा। ये साफ बताता है कि ये किसी आम आदमी की कब्र नहीं थी, बल्कि किसी योद्धा या सरदार की थी। समाज में अब एक खास वर्ग उभरने लगा था। और यहीं से हम भारत के इतिहास के सबसे सुनहरे अध्यायों में से एक हड़प्पा सभ्यता में कदम रखते हैं। आमतौर पर हम इसे सिंधु और पंजाब तक सीमित समझते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसके गहरे निशान मिले हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार उत्तर प्रदेश तक था और यहाँ मिले स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ उस सभ्यता की सीमा नहीं बताते, बल्कि हमें उस सभ्यता का एक अलग पूर्वी रंग भी दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम है सनौल, बागपत का। 2018 के बाद से ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। और होनी भी चाहिए। सनौली की खोज ने भारतीय इतिहास की कई धारणाओं को चुनौती दी है। यहाँ से हमें शाही कब्रगाह मिली है, जहाँ ताबूतों के साथ तांबे की तलवारें, ढाल और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ। जी, युद्ध रथ। ये एक उन्नत योद्धा संस्कृति का पक्का सबूत है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक आम धारणा ये थी कि रथ और योद्धा संस्कृति बाहर से आर्य लेकर आए, लेकिन सनौली की खोज इस पूरी कहानी पर सवालिया निशान लगाती है। बिल्कुल, यह इस संभावना को बल देता है कि भारत में योद्धा संस्कृति और रथों का विकास यहीं स्थानीय तौर पर हुआ था। ये मेंस परीक्षा के लिए एक बहुत ही समसामयिक और महत्वपूर्ण बिंदु है। निश्चित रूप से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ। जी, इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये हिंडन नदी के किनारे है और इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। यानी एक तरह से ये उस महान सभ्यता का ईस्टर्न बॉर्डर था। यहाँ से क्या मिला जो इसे हड़प्पन शहर साबित करता है? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की सारी निशानियां मिली हैं। विकसित मिट्टी के बर्तन जिन पर मोर और त्रिकोण जैसी आकृतियां बनी हैं, हड़प्पन लिपि के कुछ निशान, और सबसे बड़ी बात, मानकीकृत ईंटों से बने घर। ये सब एक संगठित शहरी योजना का प्रमाण है। सनौली और आलमगीरपुर के अलावा हुलास, बड़गांव, मांडी और मानपुरा जैसे छोटे स्थल भी हैं। ये क्या बताते हैं? ये छोटे स्थल हमें उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देते हैं। हुलास, सहारनपुर से मिट्टी के मोती, चूड़ियां और खिलौना गाड़ियां मिली हैं। अच्छा, खिलौना गाड़ियां भी? जी। बड़गांव, सहारनपुर से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें मिली हैं। मांडी, मुजफ्फरनगर तो एक खजाने की तरह था, जहां से सोने चांदी के सिक्के और गहने मिले। और मानपुरा, बुलंदशहर से मिली चूड़ियां और टेराकोटा खिलौने बताते हैं कि ये शायद गहने और खिलौने बनाने का एक केंद्र रहा होगा। और खिलौना गाड़ियों जैसी छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि हड़प्पा सभ्यता के ये पूर्वी इलाके सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक जीवंत शिल्पकार समाज भी बसता था, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कला और खेल को भी जगह दे रहा था।
ये सभी स्थल मिलकर साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ एक किनारा नहीं बल्कि एक सक्रिय और महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो अंत में अगर हमें उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो सबसे खास बातें क्या होंगी? अगर हम सार निकालें तो कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। पहला, पूर्वी सीमा का प्रमाण। आलमगीरपुर ने सभ्यता की भौगोलिक हद तय कर दी। और दूसरा? जाहिर है सनौली। जी, दूसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी बिंदु सनौली की खोज है। इसने हमें एक उन्नत योद्धा वर्ग और स्थानीय सैन्य तकनीक से परिचित कराया, जिसने रथों की उत्पत्ति पर नई बहस छेड़ दी है। और व्यापार और शहरी जीवन के बारे में, यहाँ भी शहरी नियोजन और साक्षरता मौजूद थी। ये कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं था। बिल्कुल, ये मुख्य धारा का हिस्सा था। संक्षेप में उत्तर प्रदेश में मिले इन स्थलों ने न केवल हड़प्पा सभ्यता के नक्शे को बड़ा किया है, बल्कि इसकी विविधता और जटिलता को समझने के लिए हमें नए आयाम भी दिए हैं। ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक और हड़प्पा-कालीन इतिहास की परतों को खोलने पर हमें मानव विकास की एक अद्भुत कहानी मिलती है। पत्थर के औजारों से शुरू हुआ सफर एक उन्नत शहरी और योद्धा सभ्यता तक पहुंचा। बिल्कुल। अब इसके बाद हम अगले कालखंड वैदिक काल में प्रवेश करेंगे, जिसका समय 1500-1000 ईसा पूर्व के बीच का है। उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। आज की चर्चा समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जब हड़प्पा जैसी एक सुसंगठित और नगरीय संस्कृति का पतन हुआ, तो उत्तर प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों में उसका सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान किस रूप में जिंदा रहा होगा? क्या वो पूरी तरह खत्म हो गया या उसने आने वाले वैदिक काल की सामाजिक सांस्कृतिक बनावट को किसी तरह प्रभावित किया? इस पर मनन करें।